ठीक है, तो एक छोटा सा बात हम लोग यहाँ पे सीखे कि नया बात कि मास मोमेंट अपने को ध्यान रखने का है। ठीक है, ध्यान रखना है कि अगर बहुत सारे पार्टिकल हैं और उन सब का सेंटर ऑफ मास को अगर हम ओरिजिन मान लें और मास मोमेंट कैलकुलेट करें पूरे सिस्टम का, तो वो हमेशा ही जीरो आएगा। क्लियर है ये बात? चलो आओ थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ कहाँ पे होता है सब हमने कैलकुलेट किया हुआ है, दोबारा उसमें हम नहीं जाना चाह रहे हैं, फटाफट हम लिख देते हैं वैसे। सबसे पहले आया था थिन रॉड। थिन रॉड में हमने केसेस लिए थे तीन चार अलग अलग। पहला हमने लिया था यूनिफॉर्म रॉड। ठीक है, हमने पहला एग्जांपल लिया था यूनिफॉर्म रॉड का, तो हमें मालूम है कि सेंटर ऑफ मास जो एकदम मिड पॉइंट पे आया था। फिर हमने केस किया था जिसमें लैम्डा की वैल्यू वेरी कर रही थी, अगर आपको याद हो। लैम्डा की वैल्यू हमने वेरी कराया था एज लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इनटू एक्स। और सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट आया था याद करो, वो 12/3 पे आया था। फिर हमने एक केस लिया था जिसमें थिन रॉड में लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर के हिसाब से वेरी कर रहा था। और इसमें जब सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले थे, तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट जो है वो 3L/4 आया था। चलो एक क्वेश्चन आप भी कर लो, वैसे तो इसको रिजल्ट की तरह याद रखना है, डिराइव करना है, डिराइव भी आप कर सकते हो। जैसे एक रॉड है ये, इसका लैम्डा, अगर हम ये बोले लैम्डा की वैल्यू a+bx के हिसाब से वेरी कर रहा है, रॉड की लेंथ है l, x इज मेजर्ड फ्रॉम दिस प्लेस, तो आप बताएं इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा? फटाफट फाइंड करें। तो अगर आपको याद हो तो हम एक्सीएम कैलकुलेट किया करते थे ऐसे, एक्सीएम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। और याद करो हम बार बार बताते थे कि एक्स क्या है, जो एलिमेंट हमने चूज करा है उसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स, है ना? समझ में आ रहा है? अगर हम यहाँ पे एक्स दूरी पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट काट ले तो समझ में आ रहा है जस्ट लाइक ए पॉइंट मास होगा और उसका सेंटर ऑफ मास उसी के ऊपर लाई करेगा। तो हमने जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ एक्स लिख दिया, जहाँ जहाँ डीएम आ रहा है वहाँ पे m/l/dx लिख दिए। नीचे तो सारे मासेस का सम m ही आना है और लिमिट डाल दिए 0 to l। लेकिन लैम्डा मतलब m/l की वैल्यू वेरी कर रही है, तो वेरी करना तो पुट कर दो लाके। ये आ गया 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू a+bx इंटू dx। लिमिट डाल दिया हमने 0 से l। लेकिन दिक्कत है कि एम भी अपने को दिया हुआ नहीं है, तो एम भी आपको इंटीग्रेशन से ही निकालना होगा। तो एम कैसे निकाल सकते हैं? तो बहुत अच्छा तरीका है, a+bx इंटू dx कर दो। क्या आ जाएगा बताओ?
यानी एक्ससीएम आ जाएगा ए प्लस बी एक्स इंटू एक्स डी एक्स डिवाइड बाई ए प्लस बी एक्स डी एक्स, और लिमिट डाल देंगे हम 0 to L। अब जो भी आंसर आना आएगा देख लो अपना, क्या आएगा देख लो जरा। ऊपर तो आ गया AL² बाई 2 प्लस BL³ बाई 3, नीचे आ गया AL प्लस BL² बाई 2। अब इसमें L वगैरह कॉमन वॉमन लेके जो कैंसिल कर सकते हो कर लो। हाँ, इसको हम लोग याद करो, जब हम लोग पढ़ते थे तो मैंने आपको बताया था इसका ट्रिकी तरीका ऑब्जेक्टिव में करने का। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हिट एंड ट्रायल से हम लोग काम करेंगे, और क्या करेंगे, ऑप्शन में बी की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। जैसे ही हम बी की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू ए आ गई, मतलब यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है तो सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे आना चाहिए। अब आंसर में बी की वैल्यू को 0 पुट करके देखो आ भी रहा होगा। बाई चांस ऑप्शन ज़्यादा मैच कर गया तो फिर हम लोग ए की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, और ए की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू बी एक्स होगी। लैम्डा की वैल्यू अगर बी एक्स है तो समझ में आ रहा है जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो अपना 12/3 पे आना चाहिए। तो आप देखो ए को 0 पुट करने से 12/3 आ भी रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिजल्ट लैम्डा नॉट से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लैम्डा को रॉड आपको दे दे और इसमें ये बोले कि लैम्डा एक्स के साथ वेरी कर रहा है और जो लैम्डा है वो 2x है, या फिर आपको बोल दे कि नहीं जी देखो जी ऐसा रॉड है और इसमें भी लैम्डा एक्स के साथ वेरी कर रहा है लेकिन लैम्डा की वैल्यू 4x है, तो दोनों ही केस में सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है वो 12/3 आएगा। रिजल्ट सिंपल सी बात है, जो रिजल्ट है वो लैम्डा नॉट से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। हाँ जी बताओ, क्लियर है बात सबको? हाँ जी बताओ बेटा। चलो ठीक है, देखो और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास का डेरिवेशन हम नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है ना, हम बस आपको एक बार सब रिवाइज करा दे रहे हैं सेंटर ऑफ मास। थिन रॉड के बाद याद करो हमने पढ़ा था सेमी सर्कुलर रिंग। अगर आपको याद हो कि सेंटर ऑफ मास हमेशा सिमेट्रिकल एक्सिस पे लाई करता है तो याद करो सेमी सर्कुलर रिंग में सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आया था और ये डिस्टेंस आया था 2r/पाई, अगर ये r है। इसके बाद हमने किया था याद करो सेमी सर्कुलर डिस्क। सेमी सर्कुलर डिस्क में अगर आपको याद हो तो हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट किया था और सेंटर ऑफ मास जो आया था 4r/3 पाई पे। हॉलो हेमीस्फेयर का डेरिवेशन किए थे, अगर आपको याद हो तो बताया था सेंटर ऑफ मास जो है इसका लाई करता है कहाँ पे, तो यहाँ से एग्जैक्टली r/2 पे। और लास्ट में एक आया था सॉलिड हेमीस्फेयर। सॉलिड हेमीस्फेयर का सेंटर ऑफ मास अगर आपको याद हो तो उसका आंसर आया था 3r/8। ठीक है, के बाद हमने किया था प्लेट का सेंटर ऑफ मास। अगर आपको याद हो तो मैंने इसमें एक तरीका बताया था आपको, मारो पीटो मेथड। अगर ये एल है ये बी है, तो याद करो मैंने आपको एक तरीका बताया था इसमें मारो पीटो मेथड। मैंने ये बोला था कि आप हैमर लाओ और हैमर ला के इधर से इसकी पिटाई कर दो। जैसे इधर से इसकी पिटाई करोगे तो ये एक रॉड बनेगा जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियरली होगा, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, तो सेंटर ऑफ मास जो है 12/3 पे होगा। फिर हम बोले थे एक बार इधर से पिटाई कर देना, ऐसे करके हमने इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लिया था अगर आपको याद हो तो, जिसमें ये डिस्टेंस जो है वो आया था
12/3, और ये डिस्टेंस आया था 2b/3, लेकिन हमारा इंटरेस्ट फिलहाल इस क्या लिख लो चलो, ये वाला हो गया हमारा b/3, ये वाला हमारा हो गया l/3। तो प्लेट का सेंटर ऑफ मास हम लोग इस ट्रिकी तरीके से याद रखे थे। फिर हम बताए थे अगर पैराबोलिक प्लेट आ जाए, पैराबोलिक प्लेट में याद करो बताए थे इसका इक्वेशन, अगर सपोज करो आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप दे दिया जाए, तो इसमें भी हमने वही किया था, मारोबिटो मेथड लगाए थे। और सपोज अगर ये वाला L है, तो हमने ये बोला था कि सेंटर ऑफ मास जहाँ कहीं पे भी होगा, मान लो इधर कहीं पे होगा, उसमें ये वाला डिस्टेंस जो आएगा वो 3l/4 होगा। क्या, और ये वाला हाइट अगर दे दिया जाए तो वो भी हम निकाल सकते हैं फिर। अरे ध्यान है क्या तुम लोग को मारो पीटो मेथड? नाटो, मारो पीटो मेथड ध्यान है? भूल भाल गए सब? हाँ, तुम लोग का ग्रुप है ना, उसी में रिप्लाई कर दो। उसके बाद याद करो हमने कोन का एग्जाम्पल लिया था। कोन में अगर आपको याद हो, कोन का हाइट अगर h है, रेडियस r है, तो याद करो हमने किया था कि सॉलिड वाला अगर होगा तो सेंटर ऑफ मास h/4, और हॉलो वाला अगर होगा तो सेंटर ऑफ मास h/3। ध्यान है सबको? काका ध्यान है क्या? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ आप। आओ एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। जैसे ये अपना एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, ये अपना एक सेमी सर्कुलर रिंग है, और सेमी सर्कुलर रिंग का लैम्डा जो है ना वो वेरी करा दिया है। तो दिस एंगल इज थीटा, तो लैम्डा इज लैम्डा नॉट साइन थीटा। मतलब इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है वो हमने वेरी करा दिया है। लोकेट करो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? लोकेट कीजिए सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। फैक्ट कहना चाहिए लैम्डा जो है ना इसका मॉड ले लो, नहीं तो क्या होगा ना कि सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन तो पॉजिटिव ही होता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉड लेने की जरूरत नहीं है, बिना मॉड का भी काम चल जाएगा। पता करो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, जल्दी बताओ। एक चीज और चेक करते हैं चलो।
का लैम्डा को वेरी करा देते हैं, लैम्डा नॉट इंटू 1 + x/l। और एक दूसरा लैम्डा ले लेते हैं, वेरी करवा देते हैं एज लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट 1 - x/l। दोनों का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है आपको। चलो ट्राई करो जरा फटाफट। हाँ जी जल्दी बताइए, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? ये नॉन यूनिफॉर्म रिंग हो गया ना, तो नॉन यूनिफॉर्म रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा ये पूछ रहा है। हाँ जी बताइए। तो वही कर लेते हैं ना। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से थीटा पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं जो एंगल सबटेंड कर रहा होगा डी थीटा। अब ये छोटा सा एलिमेंट अपने को पॉइंट मास टाइप मिलने वाला है, और एक बात समझ में आ रहा है कि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन इधर थीटा के लिए होगा, इधर भी उधर ही होने वाला है। यानी एक बात कंफर्म है कि जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। अपना मेन टारगेट है वाई सी एम निकालना, तो वाई सी एम निकालना है तो भाई बड़ा अच्छा है। इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, और लिखते हैं जरा। तो जो एलिमेंट हमने चूज करा है उसके सेंटर ऑफ मास का अपने को वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो यही तो होने वाला है, जो कि होगा आर साइन थीटा इनटू उस छोटे से एलिमेंट का मास जो होगा वो होगा लैम्डा नॉट साइन थीटा इनटू आर डी थीटा। ये तो आ गया वाई और वो आ गया डीएम। नीचे आ जाना है लैम्डा नॉट साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। और समझ में आ रहा है कि लिमिट हो जाएगा 0 से पाई। अब इसको सॉल्व करके देखो आंसर क्या आ रहा है। एक साइन स्क्वायर थीटा है और एक साइन थीटा है, कर सकते हो आप, बताओ क्या आंसर आएगा फाइनल। तो लैम्डा नॉट तो कैंसिल कर दो, एक आर भी कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा आर और इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा 2 से पाई। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ, 0 से पाई में। तो इसको तो हम लिख देंगे 1 - cos 2 थीटा/2। तो 1/2 जब बाहर लोगे, इसका तो आ जाना है पाई। cos 2 थीटा वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा,
और 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि इसकी वैल्यू 2 आती है। तो आंसर अपना आ गया पाई r/4। तो बताओ यही आ रहा है क्या? चलो एक आप फिर ट्राई करो। अगर लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट मॉड ऑफ कॉस थीटा हो, पता करो फिर से। इसी सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? फटाफट हम जान के थोड़े आपको नए क्वेश्चंस कराएंगे, पुराने क्वेश्चंस नहीं कराएंगे हम। जल्दी सेंटर ऑफ मास बताइए। कितना आ रहा है बताओ बेटा? 5L/9। अरे आकाश पहले वो वाला कर ले, क्या नाम है उसका, रिंग वाला। पहले एक बार रिंग वाला कर ले, जिसमें लैम्डा की वैल्यू वेरी कर रही है एज लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ मॉड ऑफ कॉस थीटा। और वो एक बार हो जाएगा, उसके बाद आप ट्राई करना रॉड वाला। बताओ बताओ क्या आएगा बेटा, जल्दी जल्दी बताओ। तो मैथ का क्वेश्चन है रे, मैथ का क्वेश्चन है। क्या करोगे देखो, निकालना तो अभी भी YCM ही है।
कि कॉस ऑफ थीटा और कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा का मॉड लोगे तो वो एक ही आना है। क्या लिखेंगे भाई सीएम में, देखो जरा। इंटीग्रेशन ऑफ वाई, वाई का मतलब तो वही होना है आर साइन थीटा ही, इनटू लैम्डा नॉट, ऐसा कर लो, इनटू आर डी थीटा कर दो। नीचे आ जाना है लैम्डा नॉट इनटू ऐसा, लिमिट डाल दो 0 से पाई। देख लो, यही तो करोगे। अब ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बन गया है कि मॉड वाले फंक्शंस का ग्राफ कैसे करते हो। समझ में आ रहा है कि आप इसको दो पार्ट में ब्रेक करोगे, है ना, 0 से पाई/2 और फिर पाई/2 से पाई, यही तो करोगे। हाँ बेटा बताओ। मैथ में इसको ऐसे ही तो करते हो। 0 से पाई/2 में ले जाओगे तो 0 से पाई/2 में मॉड ऑफ कॉस थीटा बिकम्स कॉस थीटा, और पाई/2 से पाई में जब ले जाओगे तो मॉड ऑफ कॉस थीटा बिकम्स माइनस कॉस थीटा। अरे यही करेगा ना, बोल दे। कर्नाटो। कैलकुलेशन हम छोड़ रहे हैं, कैलकुलेशन अपना कर लेना। जरा इस रॉड वाले को देखो तो, ये वाला और ये वाला जरा चेक करो तो। पहले केस में लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट इंटू 1 + x/l है, और दूसरे केस में लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट 1 - x/l है। चेक कर दो इसको, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। 5l/9 दीपांशु किस में। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। दूसरा देखो। फाइव एल बाई नाइन आ रहा है पहले वाले में, और दूसरे वाले में l/3। अरे सबका यही आ रहा है क्या, बता दो। चलो इसको छोड़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। जैसे मुझे एक बात बताओ, अगर हम ले लें यूनिफॉर्म सॉलिड पैराबोलाइड ले लें,
अगर हम ले लें यूनिफॉर्म सॉलिड पैराबोलाइड ले लें, मान लो का सेफ कुछ ऐसा है। ऐसा का इक्वेशन अपने को दे रखा है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, हाइट इसकी h मान लो। ध्यान रहे सॉलिड पैराबोलाइड है ये। अपने को इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है, निकाल सकते हो क्या? थोड़ा अकल लगाओगे तो फट से आंसर बता दोगे। सॉलिड पैराबोलाइड है ये, जिसका हाइट वगैरह अपने को दिया हुआ है। हम इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना चाहते हैं। बताओ, बिना एफर्ट किए हुए हम बता सकते हैं। चलो आपको इतना हिंट कर दिया, मारो पीटो मेथड लगाओ। यूज मारो पीटो मेथड। अरे मेरे काका, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये अगर ऐसे वाला एक ज्योमेट्री एलिमेंट ले लो आप, ऐसे वाला, तो ऐसे ऐसे एलिमेंट हमको कई मिलने वाले हैं। और हमने मारो पीटो मेथड से देखा था कि हर प्लेट का सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो नीचे से कितना ऊपर आएगा बताओ। हाँ जी बताओ। अरे हमने अगर बहुत सारे पैराबोलिक पार्ट ले ले और बहुत सारे पैराबोलिक पार्ट जो मिलेगा उसका सेंटर ऑफ मास, आज तो देखे थे कि पैराबोलिक प्लेट होता है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? तो आज ही पढ़े थे ना, लैम्डा की वैल्यू ऐसे भी समझो ना आपकी ये तार, मान लो हमने एक एलिमेंट ऐसा वाला पकड़ लिया, तो हम पहले इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, इसको मारो पीटो मेथड लगाया और उसको एक रॉड बना दिए। अब साफ समझ में आ रहा है कि जो रॉड बनेगा उसमें मास पर यूनिट लेंथ मतलब लैम्डा का जो वेरिएशन होगा, तो लैम्डा का वेरिएशन कांस्टेंट होगा या लीनियरली होगा या क्वाड्रेटिकली होगा? बताएं। तो अगर क्वाड्रेटिकली होगा तो ऐसे हमको बहुत सारे प्लेट मिलेंगे अलग अलग एंगल पे, और सबका सेंटर ऑफ मास जो है वो नीचे से 2h/3 हाइट पे होगा। तो अगर हम पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो वो भी तो नीचे से 2h/3 हाइट पे ही आएगा। बताओ। अरे जो हम बताए बात समझ में आया क्या? समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी बताओ, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये मारो पीटो मेथड का बड़ा अच्छा एग्जांपल है, कुछ करना नहीं पड़ा, सीधा ही आंसर आ गया।
बोल। वैसे इसको हम लोग, नहीं ऑब्वियसली नहीं, क्वाड्रेटिक है ये, तो क्वाड्रेटिक में आ जाएगा 3h/4। लीनियर अगर होता तब तो आंसर आता 2h/3, ये तो क्वाड्रेटिक है, तो आंसर जो है वो 3h/4 आएगा। और देखो ना, वैसे भी अगर हम डिराइव करना चाहें तो डिराइव भी कर सकते हैं। देखो डिराइव कैसे करेंगे, क्या करते हैं सुनो। अपना लोग जो है इसको ड्राइव भी कर लेते हैं, आ जाओ। जैसे मान लो मैंने क्या किया, यहाँ से जाके हम एक एलिमेंट काट लिए। ठीक है, पहले ये एलिमेंट काट लिए हम। आओ सेंटर ऑफ मास लोकेट करते हैं। एक बात समझ में आ रहा है कि अपने को वाई सी एम केवल निकालना है, तो वाई सी एम हमारा हो जाना है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। मैंने क्या किया, यहाँ से वाई दूरी के ऊपर जाके डी वाई थिकनेस का एक हम एक एलिमेंट काट लिए हैं। समझ में आ रहा है कि जो एलिमेंट हमने चूज करा है उसके सेंटर ऑफ मास का जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा वो अभी भी वाई आएगा। जहाँ वाई है वहाँ वाई डाल दो। डीएम के लिए हम कर रहे हैं यहाँ पे रो नॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का है इनटू ये वाला अगर एक्स नाम दे दे, ये हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। ये हमारा डीएम हो गया, डिवाइडेड बाई रो नॉट पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लिमिट, अब यहाँ दिक्कत ये है कि वेरिएबल वाई भी है और एक्स भी है। तो करते क्या है कि y को हटा देते हैं। y को कैसे हटा सकते हैं, देख लो यहाँ पे y की वैल्यू दी हुई है के एक्स स्क्वायर, तो इस y को डाल दो लाके के एक्स स्क्वायर। या तो बेटर था कि एक्स स्क्वायर को ही y के टर्म में कन्वर्ट कर लो, ज़्यादा अच्छा होगा। वही कर लेते हैं, वही कर लेते हैं, आ जाओ, सही रहेगा ज़्यादा। तो जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे हम डाल देते हैं y/k। यहाँ पे भी वही आ जाएगा। आंसर क्या आ रहा है देख के बताओ जरा अब। लिमिट आपको समझ में आ ही रहा है, जीरो से एच कर देंगे। बताओ क्या आंसर आएगा, फटाफट सॉल्व कर सकते हो इसको। हाँ जी बताओ फटाफट क्या आ रहा है कैलकुलेशन करके। तो रो नॉट तो कट ही गया, पाई भी कट गया। वाई स्क्वायर डी वाई का मतलब हो गया y³/3 यानी h³/3। और नीचे आ गया है वाई डी वाई का इंटीग्रेशन। तो वाई डी वाई का इंटीग्रेशन कितना हो गया, h/3 आ रहा है ना, h/3 आ रहा है। कितना आ रहा है देख जरा, h/3 आ रहा है सर। यानी आंसर आ रहा है 2h/3। इसका मतलब यहाँ मारो पीटो मेथड काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे बेसिक से करना पड़ेगा इसका मतलब।
मारो बेटो मेथड से गलत आंसर आ रहा है इसका मतलब। हम्म। अरे कैलकुलेशन ठीक किए ना, इधर चेक कर लो। हाँ जी बताओ। किए तो सही है। अरे बोल। यही आ रहा है ना, 2h/3 तो आ रहा है। तो मतलब मारो बीटो मेथड से इसमें गड़बड़ आ रहा है। बेसिक से ही ध्यान रखो, फिर अब क्या कर सकते, गड़बड़ आ रहा है तो। और चलो एक और देखो। हमने क्या किया है, एक इस तरह का कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए हैं। ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है। एक डिस्क ले लिए हैं, यूनिफॉर्म डिस्क है, जिसका रेडियस है आर। के बाद एक और डिस्क ले लिए हैं, जिसका रेडियस है r/2। अगला डिस्क ले लिए हैं r/4। ऐसे इनफाइनाइट तक गया हुआ है। ठीक है, ये सारे डिस्क हैं जिनका सरफेस मास डेंसिटी जो है वो सिग्मा है, या सिग्मा नॉट कर लो। पता करो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। ऐसे बहुत सारे डिस्क हमने लगा दिए हैं। तो बताइए सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा। जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगा। रेडियस की वैल्यू लगातार घट रही है। कहता है बताओ भाई कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ इनफाइनाइट डिस्क। बताओ क्या आएगा। कोई सीरीज बन जाएगा और क्या होगा, देखो जो एक्ससीएम आने वाला है। देखो, तो जो एक्ससीएम आने वाला है, फॉर्मूला यूज कर लेते, आ जाओ। तो एक्ससीएम का जो फॉर्मूला आएगा क्या आएगा बोलो। m1 × x1, यानी नॉट इंटू πr² इंटू आर।
अगला आएगा सिग्मा नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू पाई बार बाई 2 हो गया ना। फिर आएगा सिग्मा नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 16 इंटू 3r प्लस आर बाई 4। ऐसे ही कहानी चलता चला जाएगा। नीचे अपना आ जाएगा सिग्मा नॉट पाई आर स्क्वायर सिग्मा नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 4 सिग्मा नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 16। ऐसे चलता चला जाएगा। कोई सीरीज बन रहा है क्या देखो। नीचे वाला तो जीपी है, ऊपर वाला क्या आएगा देखो। अगर ध्यान से देखो तो दिख रहा है कि आर कॉमन ले ले ऊपर से, क्या क्या मिल जाएगा अपने को। 1। यहां से क्या मिल गया सेकंड टर्म से देखो जरा, 5/8। फिर नेक्स्ट टर्म देखो जरा, 13/4। और नीचे आ जाना है तो जीपी आ रहा है a/1 माइनस आर, मतलब 1/4। ऊपर वाला क्या है देखो तो जरा, ऊपर वाला कोई सीरीज है क्या। अरे ऊपर वाले का सम कैसे निकलेगा बताओ जरा। तो तुम लोग मैथ के स्टूडेंट हो, तुम लोगों से तो होना चाहिए। सीरीज अगर नहीं बनेगा तो ये क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाएंगे। पक्का कोई ना कोई सीरीज बनेगा देख। ने करा है, आकाश ने किया है लग रहा है। अरे आकाश ये कोई सीरीज वीरीज है क्या। भाई इतना मैथ मुझे ना आता है, जीपी है कि कौन है नहीं मालूम। ये अपना सॉल्व कर लीजिए, नीचे वाला जीपी है मुझे मालूम चल रहा है, ऊपर वाला अपना आप देख लो। तुम लोग सब मैथ वाले बच्चे हो, पता नहीं कौन सा ही कह रहा है एजीपी है, जरा देखो। बाकी बच्चे अगर समझ गए हैं तो बता दो मुझे।
और ये एजीपी वाला कॉन्सेप्ट समझ गए हो क्या सब? तो मैथ वाला बच्चा है, उसकी बात भी देखो समझ नहीं पा रहा है। अरे गुप्ता जी, ये एजीपी वाली कहानी समझ गए क्या? ध्रुव, बाकी बच्चे समझ गए हैं तो बता दो मुझे, हम आगे बढ़ेंगे। चलो, बाकी एजीपी के कॉन्सेप्ट में देखते रहो, मेरे काम का नहीं उतना ही है। एक और देखो, जैसे एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, इसका जो मास पर यूनिट एरिया है वो आर के साथ वेरी कर रहा है। इसका मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क आर के साथ वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है तो लिख लो, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। आर जो है वो रेडियल डिस्टेंस है। लोकेट करें इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? लोकेट करें इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? ये तो एकदम सिंपल है और सबसे होना चाहिए ये। बता दो फटाफट कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास। क्योंकि ये डिस्क है तो डिस्क में हम लोग एक सेमी सर्कुलर रिंग काट सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक सेमी सर्कुलर रिंग काट लिया, ठीक है। ये हमारा वो सेमी सर्कुलर रिंग है। क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है वो वाईसीएम निकालने का है, तो वाईसीएम निकालने का तो और फॉर्मूला डालते हैं हम लोग। वाईसीएम इज इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ध्यान से देखो, जो एलिमेंट हमने चूज करा है उसके सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2r/पाई। हम लोग बड़े हुए हैं कि सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास जो है 2r/पाई हाइट पे होगा, इनटू डीएम। सिग्मा अपने को दे रखा है सिग्मा नॉट आर बाई कैपिटल आर। और रिंग का एरिया निकालने का तरीका हम लोग सीख चुके हैं, पहले ही काट के सीधा कर देते हैं, यहाँ तो ऑलरेडी आधा ही है तो कटा हुआ है। तो लेंथ हो जाएगा पाई आर और थिकनेस हो जाएगा डी आर। ये अपना हो गया मास डिवाइडेड बाई डीएम। डीएम का मतलब हो गया सिग्मा नॉट आर बाई आर पाई आर डी आर का इंटीग्रेशन। लिमिट डालना होगा अपने को जीरो से लेके कैपिटल आर तक। क्या आएगा देख लो। क्या आ रहा है बेटा, सब फाइंड कर लो।
हाँ तो 3r/2 पाई हो गया वो। ठीक है, देख लो इसका आंसर जो भी आएगा, अपना इंटीग्रेशन करना है कर लो। आओ थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग। अब जैसे हम लोग वहाँ क्वेश्चन करते थे, बताओ कि एक डिस्क है और ये एक स्क्वायर प्लेट है, साइड लेंथ L ले लो, और इसका साइड लेंथ भी, इसका भी डायमीटर L ले लो। पता करो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। इसमें बहुत तरीका हम लोग लगाते थे, लेकिन हम एक तरीका आपको सिखाए थे वहां पे, M1x1 = M2x2, आप वही लगाओ, ज़्यादा अच्छा वही है। समझ में आ रहा है कि जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है पक्का इसी लाइन पे कहीं होगा। हम ये मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा और ये दूरी होगी x। ध्यान से देखो, इसका सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ होना था, तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो अपना हो जाएगा L/2 - x, और जो ये वाला डिस्टेंस है ये हो जाएगा अपना L/2 + x। अब हम फॉर्मूला डाल देंगे, M1x1 = M2x2। तो पहले लिख रहे हैं M1 मतलब डिस्क के लिए लिख रहे हैं, तो डिस्क के लिए आ जाएगा सिग्मा इंटू πr² इंटू L/2 + x, that must be equal to सिग्मा इंटू L² इंटू L/2 - x। हमारा टारगेट x निकालने का है, निकाल लो। जहाँ जहाँ r आ रहा है वहाँ L/2 डाल दो, खेल खत्म। सिग्मा सिग्मा कट भी जाएगा, आसानी से आंसर आ जाएगा। आप हमेशा यही तरीका लगाया करें, M1x1 = M2x2। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो दो एलिमेंट हैं में एक एलिमेंट सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट में होना चाहिए, दूसरा सेंटर ऑफ मास के राइट में होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। अरे बताओ, ये मेथड क्लियर है सबको? अरे याद है ना कैसे अप्लाई करते थे, और बताए क्या? जैसे मान लो ये वाला है, एक सेमी सर्कुलर, सॉरी एक सर्कुलर डिस्क ले लिया हमने, और उसमें से एक स्क्वायर प्लेट काट के हटा दिया है। बोला बताओ भाई, बचा हुआ ज्योमेट्री का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो अपना लोग वही करेंगे, हम बोलेंगे कि जो डिस्क हमें दिख रहा है उसका सेंटर ऑफ मास इधर कहीं होगा, और जो डिस्क नहीं दिख रहा है मतलब काट के हटा दिया है, उसको लाके अगर हम चिपका दें, तो अगर दोनों को लाके हम चिपका दें तो समझ में आ रहा है कि भैया सेंटर ऑफ मास जो है ओरिजिन पे आ जाएगा। तो फिर हम वही करने वाले हैं, हम इसको मानेंगे ओरिजिन। जो कटा हुआ डिस्क है वो हमारा M1 बन जाएगा, और जो स्क्वायर प्लेट गायब है वो हमारा M2 बन जाएगा। बस फॉर्मूला डाल दो, आंसर आ जाएगा। अगर ये x है, लिखेंगे हम लोग सिग्मा इंटू πr², में से स्क्वायर प्लेट का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये L है, ये L है, तो दिख रहा होगा कि L√2 की वैल्यू जो है वो R के इक्वल है। L की वैल्यू आ गई R/√2,
एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा r²/2। तो सिग्मा इंटू इतना, ये हो गया मास, इंटू -x। हमको तो ऐसे ही लिखना है तो ऐसे ही लिख लो। m1x1 हो गया इज इक्वल टू m2x2, मतलब सिग्मा इसका एरिया हो जाएगा r²/2 इंटू उसका कोऑर्डिनेट r/2। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, खेल खत्म। तो ये एक आसान तरीका होता है, जब भी सेंटर ऑफ मास लोकेट करना हो m1x1 इज इक्वल टू m2x2 डाल दो। चलो एक तुम करके दिखाओ। जैसे ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, और इसमें हमने क्या किया, यहाँ से एक डिस्क काट के निकाल दिया है। सपोज करो ये 2 सेंटीमीटर का है, ये वाला 4 सेंटीमीटर का है, ये वाला और 2 सेंटीमीटर का है। बोला बताओ जी, जो कटा हुआ डिस्क आपको दिख रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, फाइंड करो। कटे हुए डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, जरा फाइंड करें। देख लो क्या आ रहा है। तो फिर हम यही करने वाले हैं, हम बोलेंगे देखो सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे है, अगर कंप्लीट होता तो सेंटर ऑफ मास यहाँ होता, ऐसा मान लेते हैं, और हम इसी को ओरिजिन भी मान रहे हैं। तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 4r/3 आर की वैल्यू यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तो 4r/3 यानी 40/3 हो गया ये। छोटे वाले का सेंटर ऑफ मास चूंकि उधर लाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है हमको मानना होगा कि जो कंपोजिट वाला दिख रहा है उसका सेंटर ऑफ मास इधर कहीं होगा। मैंने ये डिस्टेंस का नाम x कर दिया है। तो ये वाला डिस्टेंस मुझे मिल गया, ये डिस्टेंस हमारा हो गया 40/3 पाई - x। अब रहता है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला, ये भी चाहिए होगा ना हमें तो ये समझ में आ रहा है कि यहां से जब निकालोगे तो 4 × 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर में 40r/3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब डाल दो m1x1 इज इक्वल टू m2x2, तो ऐसे लिखेंगे सिग्मा इंटू पाई इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 6 - 40/3 पाई, दैट मस्ट बी इक्वल टू m2x2। तो m2x2 लिखोगे तो आएगा सिग्मा इंटू एरिया, तो एरिया आ जाएगा पाई इंटू 10 का स्क्वायर/2 माइनस पाई इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 40/3 पाई - एक्स निकाल लो, अपना काम बन गया।
अरे बोलो, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। जब कभी भी दो बॉडी सिस्टम आएगा तो भैया m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 बेस्ट मेथड है। अरे बोल, समझ में आया क्या? बोलेगा तब ना। अरे बोल। अरे आकाश जी, समझ गए कॉन्सेप्ट कि और कराए? गुप्ता जी। गौरव। चलो ठीक है। आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब सेंटर ऑफ मास का मोशन वगैरह हम लोग किए थे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाओ। ज्यादा नहीं। सेंटर ऑफ मास में एक क्वेश्चन हम कराए थे, और उसी को दोबारा करवा देते हैं। जैसे एक बॉडी है, तो हमने कुछ 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है। बॉडी का मास 2 kg का है। इधर हमने एक 1 kg का मास को छोड़ दिया है। ये डिस्टेंस जो है वो आपको दे दिया है, मान लो 30 मीटर ले लो। एक काम करते हैं, 3 कर देते हैं, अच्छा आंसर आएगा। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। Calculate maximum height attained by center of mass of the system shown in the figure. तो सेंटर ऑफ मास का अगर स्टार्टिंग में हम लोग हाइट निकाले तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कहाँ पे आ रहा है देखो। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस अगर हम 2 kg से निकालेंगे तो उसमें आएगा 3 × 30/5, यानी आ गया 18 मीटर। यानी सेंटर ऑफ मास जो है वो ग्राउंड से कुछ 18 मीटर की दूरी पे है। ठीक है। सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी अगर हम निकाल लें VCM, तो समझ में आ रहा है कि 20 × 2 + 0/5, यानी आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। यानी सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी भी है, और चूंकि अभी दोनों बॉडी का मोशन फ्री फॉल हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास का मोशन भी फ्री फॉल होगा। याद करो, हम लोग पढ़ते थे ACM इज इक्वल टू m1 g - j
m2g माइनस जे डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो आप देख सकते हो कि आंसर आ जाएगा g इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस जे। तो अब हमारे पास एक काइनामेटिक्स का क्वेश्चन हो गया कि भाई बॉडी की वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो बॉडी कितना ऊपर जाएगा। तो हम जानते हैं एच मैक्स का फॉर्मूला, एच मैक्स होता है वी स्क्वायर बाई 2g, यानी 8 का स्क्वायर बाई 20। ये कितना आ गया, 3.2 मीटर। तो ग्राउंड से अगर हाइट निकालना है तो उसमें 18 मीटर और जोड़ दो, तो आंसर अपना आ जाएगा 21.2 मीटर। अरे बोलो, बात क्लियर है क्या? हाँ जी, फटाफट जरा बताओ। अरे जल्दी बताओ बेटा, बताओगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो देखो, सेंटर ऑफ मास में और भी कुछ बातें बताए थे, फटफट रिवाइज करा देते हैं हम आपको। पहले हम बताए थे if f external is 0, on system, then ACM is 0। और उसका एग्जाम्पल लिए थे, याद करो, दो ब्लॉक जब स्प्रिंग से कनेक्टेड होते हैं, दो ब्लॉक अगर स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो आप देखो, एक स्प्रिंग फोर्स इस पे इधर आ रहा है, दूसरा इधर आ रहा है, दोनों को हम सिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे तो सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब इसका एसीएम हमेशा 0 होगा। एक और एग्जांपल लिए थे, अगर आप देखो, बोट वाला, में एक आदमी होता था, जिसमें हम कहते थे भाई ये अगर m1 है और ये अगर m2 है, ये अगर भाग रहा है तो बताओ, जब ये एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा तो बताओ बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। भाई सीधी सी बात है कि मैन के ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो लग रहा होगा आगे, और मैन का फ्रिक्शन जो बोर्ड पे लग रहा होगा वो लग रहा होगा पीछे। तो मैन तो आ जाएगा आगे, बोर्ड जाएगा पीछे। तो अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों के सिस्टम पे एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यानी एसीएम का एक्स कंपोनेंट मस्ट बी 0। और याद करो, हम लोग कहते थे कि स्टार्टिंग में चूंकि मैन और बोट दोनों ही रेस्ट पे हैं तो उसका यूसीएम भी 0। यानी सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिसके पास ना तो कोई वेलोसिटी है ना कोई एक्सलरेशन है, तो हम लोग कहते थे कि सेंटर ऑफ मास जहाँ था वहीं रहेगा। और उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बना दिया था, याद करो, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, जितना भी रहे सबके लिए काम कर सकते हैं। दो बॉडी के लिए स्पेशली हम फॉर्मूला बनाए थे, m1x1 प्लस m2x2 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आदमी हमारा 1 है और बोट हमारा 2 है। तो दिक्कत ये है कि मैन का जो मोशन हो रहा है वो बोट के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो x1 को लिख देते हैं x12 प्लस x2, और इसको कर दो m2x2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम x2 निकाल पाएंगे एज माइनस m1x12 बाई m1 प्लस m2। x12 क्या है, 1 का डिस्प्लेसमेंट 2 के रेस्पेक्ट में अलोंग एक्स एक्सिस, और ये है 2 का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अगर हमको निकालना पड़े कि बताओ मैन का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना हुआ, तो हम ये लिख पाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन कैन बी रिटन एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोट प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट।
मैन का डिस्प्लेसमेंट बोट के रेस्पेक्ट में हुआ है एल, वो भी इधर, और टू का डिस्प्लेसमेंट हुआ है इधर। कितना? तो हम लोग निकाल चुके हैं m1l/m1 + m2। इन दोनों का जब रिजल्टेंट लोगे तो आपको मैन का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। चलो इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोग करवाए थे, आओ जरा फटाफट उनको देख लेते हैं। एक तो हम लोग यही बोट वाला ही करते थे, बड़ा फेमस क्वेश्चन होता था ये। बोट वाले में हम लोग कहते थे देखो जी, आदमी यहाँ पे है, इसका मास m है, इसका मास कैपिटल M। जितने टाइम में मैन दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा, बोट का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा हम निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन ये भी लिया था, याद करो, के ऊपर एक ब्लॉक हम ऐसे रख दिए थे। जैसे एंगल थीटा, ये वाला था एल। बोला था बताओ स्मॉल एम जब बॉटम पे आ जाएगा उस समय कैपिटल एम का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। एक और किए थे। बॉल को अगर हम यहाँ से रिलीज कर दें, रेडियस आर, इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम, हमने किया था बताओ, जब ये बॉडी बॉटम पे आ जाएगा इस प्रोसेस में कैपिटल एम कितना चल लिया होगा। एक और देख लो, ये भी किए थे। एक स्मॉल एम मास का बीड है और ये कैपिटल एम मास का एक रिंग है, इसका लेंथ है एल। तो हम किए थे, याद करो कि जब ये बीड एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होगा इस प्रोसेस में रिंग कितना मूव कर गया होगा। चारों का आंसर आप एक एक लाइन में लिख सकते हो। बस तरीका ध्यान रखना है कि x2 जो हम लोग लिखे थे, x2 आता है -m1 x12 /m1 + m2। x12 क्या है, तो मैंने बोला 1 का डिस्प्लेसमेंट 2 के रिस्पेक्ट में अलोंग x एक्सिस। m1 क्या है, तो m1 हमेशा उसको लेना है जिसका मोशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लिकेटेड है, और m2 हमेशा उसको लेना है जिसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मोशन इजी है। तो समझ में आ रहा है, मुझे बताओ मैन और बोट में वन किसको लोगे। मैन और बोट में वन किसको लोगे बेटा बताओ। जल्दी से बताओ। अरे बताओ मैन और बोट में वन किसको लोगे। समझ में आ रहा है कि पर मैन का मोशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लिकेटेड है, उसको वन मानो, बोर्ड को टू मानो, तो बोर्ड का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से सीधा आ जाएगा -m(l/m), मतलब स्मॉल m प्लस कैपिटल M। आंसर यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे मैन का काम कौन करेगा और बोट का काम कौन करेगा, जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी कर लो, ये चार छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट अप्लाई कर लो।
तो बस फटाफट लिख लो ना। समझ में आ रहा है, क्योंकि सारा मोशन जो भी सेंटर ऑफ मास का मोशन जो कंजर्व रहना है वो एक्स के अलॉन्ग रहना है, तो हम लिख पाएंगे एम x12। तो x12 है तो बेसिकली एल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उसका एक्स कंपोनेंट चाहिए तो डालना होगा एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। माइनस लगा दो। समझ में आता है कि ब्लॉक जिधर जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ समझ में आ रहा है कि मैन का काम ये छोटा वाला एम करेगा और जो बोट है उसका काम कैपिटल एम करेगा। तो हम लिख पाएंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्मॉल एम। x12 मतलब वन का डिस्प्लेसमेंट टू के रिस्पेक्ट में अलोंग एक्स एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये, लेकिन आपको लेना है ये वाला कंपोनेंट। वो आ जाएगा r डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। आंसर ये वाला मुझे बताओ क्या आएगा। बीड और रिंग वाले का आंसर बताओ। रिंग का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो, कितना आ रहा है बताओ। रिंग का डिस्प्लेसमेंट बताओ। हाँ जी जल्दी बताओ। फटाफट बताओ। सिंपल है ना बिल्कुल। कहाँ खो गए। क्या आ रहा है देखो। हाँ बिल्कुल यही आएगा। अरे वहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट इसके रेस्पेक्ट में, मतलब जब ये नहीं चल रहा होता तो इसका डिस्प्लेसमेंट होता ऐसा। लेकिन अपने को तो उसका एक्स कंपोनेंट चाहिए, खेल खत्म हो गया। एम इंटू एल बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, माइनस साइन लगा लो। मतलब ये अगर इधर आ रहा है तो वो पक्का उधर जा रहा होगा, खेल खत्म। अरे बोलो सन्नाटो। चलो एक क्वेश्चन और करते आओ। जैसे ये एक बोट है, इधर अपना एक आदमी है, एक बीच में आदमी है और एक इधर आदमी है। ये डिस्टेंस अपना L/2, ये डिस्टेंस अपना L/2। सबसे लेफ्ट वाला जो आदमी है का मास है m, का मास ले लो 2m, और इसका मास ले लेते हैं 5m। ठीक है। और इसका मास ले लेते हैं 3m बोट का। तो पहले तो जो कहानी था ऐसे आपको दिख रहा है, अब इन्होंने क्या किया,
अपना अपना पोजीशन एक्सचेंज कर लिया। कैसे एक्सचेंज कर लिया? ये भी पहुंच गया यहाँ पे, ये भी पहुंच गया यहाँ पे। बोला बताओ इस प्रोसेस में बोट कितना डिस्टेंस मूव कर जाएगा, जल्दी फाइंड करो। हाँ जी बताओ जरा जल्दी से फटाफट। कह रहे हैं एम जो है वो 5m के पास चला गया, 2m भी 5m के पास चला गया। बताओ इस प्रोसेस में बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए जरा। 12/11। तो इसका तरीका तो यही था ना, याद करो हम लोग क्या करते थे। हम लोग क्या कर ले, इसका नाम 1 कर ले, इसका नाम 2 कर ले, इसका नाम 3 कर दे, इसका नाम 4 कर दे। लिखते तो यही थे। m1 और x1 चूंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मुश्किल है तो उसको कर दो x1 4 प्लस x4। सिमिलरली m2 x2 4 प्लस x4 प्लस m3 x3 4 प्लस x4 प्लस m4 x4 इज इक्वल टू 0। अब समझ में आ रहा है कि यूसीएम 0 है, एसीएम 0 है, तो सेंटर ऑफ मास जहाँ था वहीं रहेगा। x4 की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं, तो x4 आ जाएगा सारे मासेस का सम। और राइट हैंड साइड में आ जाएगा -m1 x1 4 -m2 x2 4 -m3 x3 4। ये आ गया। तो x4 अपने को निकालना है। क्या क्या आ जाएगा? m1 मतलब m, हम आगे को प्लस मान के लिखेंगे। और 1 का डिस्प्लेसमेंट 4 के रेस्पेक्ट में हो गया l, लगा डाल दो। फिर आता है m2, m2 का मतलब हो गया 2m, और 2 का डिस्प्लेसमेंट 4 के रेस्पेक्ट में हो गया l/2, प्लस 3 का तो कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ है तो 0, डिवाइडेड बाई सारे मासेस का सम। कितना आ जाएगा बताओ? 1 + 2 + 5 यानी 8 और 3 11m हो गया। आंसर अपना आ गया -2/11l। यही आप लोग का भी आया है। ठीक है ना? तो ऐसे भाई आ जाए कि 2 है 3 है, मास से अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कर लो।
इसको इधर चला दिया, उसको उधर चला दिया। मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि बताओ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वन कितना मूव किया, निकाल सकते हैं क्या? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वन जो है मेरी एम मास का जो मैन है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, निकालो तो कितना आएगा? बताओ बताओ जल्दी जल्दी। बताओ। हम ऐसा लिख लेंगे ना, वन का डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटर्न एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू फोर प्लस एक्स फोर। वन का डिस्प्लेसमेंट फोर के रेस्पेक्ट में हुआ है एल आई कैप, और फोर का डिस्प्लेसमेंट जो है वो आ रहा है 2/11 L माइनस आई कैप। आंसर आ जाएगा देखो, 9L/11 आई कैप। अरे यही तो आएगा देख। अरे बोल जल्दी जल्दी। अरे गुप्ता जी यही तो आएगा, जल्दी बोल दे। चलो एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, चल सोच के करना है इसको, ठीक है? एक बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ देख। एक अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ देख। ये एक M1 मास है और ये एक M2 मास है। हमने इस वाले को V0 वेलोसिटी दे दिया है। क्या नोट कर लो डायग्राम। स्प्रिंग कांस्टेंट को K मान लो और इसकी नेचुरल लेंथ को L0 मान लो। नीचे लिखो, इफ एट t is equal to t naught, if at t is equal to t naught, M1 is present at R0 vector, if at t is equal to t naught, M1 is present at R0 vector, then find the position of mass M2, then find position of mass M2 at that moment of time.
ट्राई करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टी नॉट टाइम पे एक का पोजीशन दे दिया है और दूसरे का पोजीशन आपसे पूछ रहा है। ट्राई करो इसको। ट्राई करो बेटा इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो लॉजिक क्या है इसका। इसका लॉजिक ये है बेटा, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अभी जो बॉडी का मोशन हो रहा है दैट इज ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस ओनली। अगर दोनों को सिस्टम मान ले, तो अगर हम दोनों को सिस्टम मानते हैं तो एक बात समझ में आ रहा है कि भैया एसीएम जो है वो आएगा जीरो। और एसीएम अगर जीरो आएगा इसका मतलब अपना जो वीसीएम आएगा वो होगा कांस्टेंट। यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी स्टार्टिंग में जो होगी हमेशा ही वही होगी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है कितनी वो निकाल लेते हैं, आ जाओ। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो गई इतना बाई m1 + m2। तो सेंटर ऑफ मास टी टाइम में कितना आगे बढ़ जाएगा, आरसीएम निकाल लो। आरसीएम आ जाएगा m2 v0 × t/m1 + m2। अब आरसीएम अगर आ गया है तो हम जानते हैं कि आरसीएम की वैल्यू जो होनी है वो होनी है m1r1 + m2r2/m1 + m2। तो उड़ा दो इसके साथ। अब R1 आपको दे रखा है, R2 की वैल्यू निकाल लो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। R1 की वैल्यू दे रखा है जिससे हम R2 की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो कितना आ रहा है। तो m2r2 की जो वैल्यू होगी वो होगी m2v0 t - m1r1। और R1 तो कह रहा है कि R0 है तो R0 ही डाल देते हैं। m2 से कर दो डिवाइड। तो R2 देखो आ गया v0 × t माइनस m1/m2 × R0 वेक्टर। अब देखो मैंने R2 निकाल लिया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन जो आपको करना चाहिए था। बोलो क्लियर है क्या ये? एक क्वेश्चन और कराएंगे बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। चलो एक और करा देता हूँ, आ जाओ एक अच्छा क्वेश्चन और करा देता हूँ। इस बार हमने क्या किया है, तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं इसको। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया हमने m1 मास और यहाँ पे ले लिया हमने m2 मास, और इन दोनों के सिस्टम पे हमने एक F फोर्स लगा दिया है।
ये एल नॉट स्प्रिंग कांस्टेंट के। फिर से वही क्वेश्चन है कि m1 का पोजीशन वेक्टर एट t इज इक्वल टू 0 इज आर नॉट। तो टी नॉट टाइम पे m1 का पोजीशन वेक्टर जो है वो है आर नॉट। तो आप बताइए टी नॉट टाइम पे m2 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? स्टार्टिंग में दोनों बॉडी के पास कोई वेलोसिटी नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। टी नॉट टाइम पे m1 की पोजीशन वेक्टर है आर नॉट। तो उसी टाइम पे आप बताइए कि m2 की पोजीशन वेक्टर क्या होगी? फटाफट जरा बता दो बेटा। क्या आपको इस बार समझ में आ रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास पिछले बार एक्सलरेट नहीं कर रहा था, इस बार सेंटर ऑफ मास एक्सलरेट भी करेगा, क्योंकि दोनों के सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। बस वही आइडिया लगाओ, आंसर आ जाएगा। स्टार्टिंग में तो कोई वेलोसिटी वगैरह है नहीं, तो एसीएम निकाल लेते हैं। तो एसीएम समझ में आ रहा है कि जो एफ बाई m1 प्लस m2, कि सेंटर ऑफ मास को एक्सलरेट कराने की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्सटर्नल फोर्स की है, तो हमने एसीएम निकाल लिया। तो टी टाइम में सेंटर ऑफ मास कितना चलेगा? वो चलेगा हाफ, यू तो जीरो है, एसीएम मतलब एफ वेक्टर बाई m1 प्लस m2 इंटू टी स्क्वायर। And this RCM can be written as m1 r1 vector plus m2 r2 vector by m1 plus m2। अब देख सकते हो फिर से कट जाएगा। जहां जहां r1 आ रहा है वहां पे r नॉट डाल दो, उससे r2 की वैल्यू आ जाएगी। बोलो, समझ में आया क्या? तो आज तो बेटा हम क्लास यहीं पे ऑफ कर रहे हैं। कल जो है कल फिर से कंटिन्यू करेंगे इसी टाइम पे। तो थोड़ा सा हम लोग एफर्ट ज़्यादा करेंगे और हम कुछ नए नए क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे, और अलग अलग मेथड भी कुछ होगा तो समझाएंगे। आज यहीं पे छोड़ रहे हैं, ठीक है? चलो। और इसका असाइनमेंट हम ना आज आपको 10 बजे के बाद भेज देंगे।